हमारे जीवन में आई और वो गॉड का जो डायमेंशन है वो जब आ जाता है तो हम बहुत अच्छी रीति से इमोशनल हीलिंग कर सकते हैं। तो हीलिंग के प्रोसेस को जानना बहुत ज़रूरी है और उस आधार से अगर हम करेंगे तो लाइफ बिकम्स फैंटास्टिक। अब प्रश्न ये उठता है कि आई क्या है और ये हीलिंग करना कैसे है। जितना जब आपने यहाँ पे आकर आपने इसको समझा भी होगा, मैं और मेरे का ये भेद है। और जहां मैं वो आई के आधार से हर चीज को देखता हूं, आपको मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूं, ठीक है? इमोशनल हीलिंग का ही उदाहरण देता हूं। गुस्सा इज एन इमोशन, एज अ नेगेटिव इमोशन, ठीक है ना? क्रोध, एंगर। आप लोग को गुस्सा आता है? थोड़ा थोड़ा, ज्यादा नहीं आता है, कभी कभी और थोड़ा थोड़ा आता है, ठीक है ना? जिनको कभी कभी थोड़ा थोड़ा गुस्सा आता है जरा हाथ ऊपर उठाइए। क्या बात है, बहुत अच्छा। जिनको थोड़ा थोड़ा कभी कभी भी गुस्सा नहीं आता है वो जरा हाथ ऊपर उठाइए। बहुत अच्छा। जिन्होंने अभी तक हाथ नहीं ऊपर उठाया है, कृपया करके बताएं ये कौन सा कैटेगरी है? ठीक है, बहुत ज्यादा। ओ माय गॉड, अच्छा हुआ मैंने नहीं पूछा, कृपया हाथ ना उठाएं, मुझे घबराहट हो जाएगी, ठीक है? चलिए, अगर मैं आपसे पूछूं, हम हीलिंग के प्रोसेस को सीखने का प्रयास करें, आप और हम कभी कभी थोड़ा बहुत ज्यादा जो भी प्रकार का गुस्सा है हम करते हैं। और कई लोग तो कहते हैं गिरीश जी हम एक्सपर्ट हैं गुस्सा करने में, हमारे नाक की चोटी पे रहता है, हम जैसा चाहते हैं वैसा नहीं होता तो वी आर एक्सपर्ट, पीएचडी होल्डर हैं हम। तो मैं उनसे पूछता हूं, आपको गुस्सा करना किसने सिखाया? हु टॉट यू टू गेट एंग्री, हाउ टू गेट एंग्री? इस संसार में कोई भी माँ या पापा या टीचर, there is no school on planet earth which teaches formally how to get angry. माँ कभी भी अपने बच्चे को नहीं बुलाती, इधर आ, बैठ बैठ, मैं सिखाती हूँ तेरे को गुस्सा कैसे कर। ये वाला गुस्सा ऐसे है, आंखों का गुस्सा वैसे है, बोल के गुस्सा ऐसा है। खुशखबरी, बिना किसी के फॉर्मल ट्रेनिंग लिए भी हम पीएचडी हो सकते हैं। क्या काबिलियत है, क्या हमारी कैपेबिलिटी है, यस और नो? अब प्रश्न ये उठता है, बिना किसी के सिखाए हम कैसे गुस्से में इतने अच्छे माहिर हो गए? मे बी 4 स्टेप्स। और यहीं से इसी तरीके से हम अपने आप को हील भी कर सकते हैं। अगर बिगाड़ भी सकते हैं तो फिर हील भी तो कर सकते हैं ना। अगर गुस्सा अपने आप में आराम से रिलैक्स, अगर खाने के बाद मीठा हो जाए तो कितना अच्छा है। ऐसे ही क्लास में भक्ति संगीत भी हो जाए तो कितना अच्छा है, वो भी साउथ इंडियन हो तो और ही अच्छा। या ठीक है ना, चेक करना, डिस्टर्ब नहीं होना, ठीक है? एनीवे, पता है हमने गुस्सा करना कैसे सीखा और उसको अपने जीवन में आत्मसात कैसे कर लिया? मैं थोड़ा सा जाऊंगा चाइल्डहुड में, क्योंकि वहीं पे प्रॉब्लम हुआ है। पहला चीज, बचपन से लेकर अभी तक शायद हमने देखा किसी और को गुस्सा करते हुए। द फर्स्ट थिंग इज आई ऑब्जर्व्ड। देखिए, मम्मी पापा ने आपस में थोड़ा गुस्सा किया, या बड़ा भाई ने छोटे को या मुझ पे गुस्सा किया, टीचर ने बच्चों पे गुस्सा किया, दोस्त ने एक दोस्त पर गुस्सा किया। सो फर्स्ट आई ऑब्जर्व, मैंने देखा, समाज में, घर में, परिवार में, स्कूल में, ठीक है? आई सॉ। सिर्फ हमने देखा नहीं, नंबर 2 वेरी इंपॉर्टेंट, समझा। आहा, ऐसा किया जाता। जो गुस्सा कर रहा है वो अपने आप को हावी कर रहा है, और जो बेचारा गुस्से को विक्टिम है वो दब रहा है, वो सुन रहा है, वो मान रहा है, वो कर रहा है, भले डर से ही कर रहा हो। सिर्फ समझा नहीं, स्वीकार कर लिया। मैं भी ऐसा कर सकता हूं, अगर सामने वाला मेरी बात ना माने
तो ज़रूरी नहीं है कि मैं उससे नहीं करवा सकता, ये इससे कर सकता है। मैंने उसको स्वीकार कर लिया। एंड द फोर्थ एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट, मैंने फिर प्रैक्टिस किया। प्रैक्टिस, 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 प्रैक्टिस। और आज इस उम्र में, लगभग 50 साल की मेरी एज है, इस उम्र में मैं गुस्से में एक्सपर्ट। क्या काबिलियत है जी! कैन आई आस्क यू अ क्वेश्चन? शांति को, खुशी को, हिम्मत को देखकर, समझा, स्वीकार किया और प्रैक्टिस किया। तो क्या वो भी, आप उसमें भी पीएचडी नहीं बन सकते हो, उसमें एक्सपर्ट नहीं बन सकते हो? अगर गुस्सा करने में, दुखी होने में, परेशान होने में किसी के बिना फॉर्मल ट्रेनिंग के हम इतने सेंसिटिव अगर हो सकते हैं, तो एग्जैक्टली द ऑपोजिट, आई कैन बी इमोशनली वेरी स्टेबल, रॉक सॉलिड, वो भी हो सकता है। तो आपको ऑब्जर्वेशन बताता हूँ, सिनेरियो बताता हूँ, ठीक है? पापा, ध्यान से सुनना, मैं जवाब चाहूंगा। पिताजी ऑफिस से घर आते हैं, थोड़ा लेट आते हैं, रात के 10 साढ़े 10 बज गया। जनरली 8 बजे तक हर दिन आ जाते थे, आज ऑफिस में कुछ मीटिंग था, इमरजेंसी था। सो द डैड कम्स होम लिटिल लेट एंड पापा डेड टायर्ड, हिम्मत नहीं है पाँव उठा के रखने की। सो पापा सोचता है बस घर जाना है, फ्रेश होना है, खाना खाना है, सो जाना है, फिर जो होगा कल देखा जाएगा, अभी मेरे में इंच मात्र भी हिम्मत नहीं। थका हारा पिता जैसे ही घर में आता है, बेल बजाता है, दरवाजा खोला जाता है, उसका छोटा बच्चा 5th स्टैंडर्ड में, वो इंतजार कर रहा है पापा का सुबह से कि कोई तो खेले, और वो पापा को देख के बोलता, पापा मेरे साथ खेलो। अब बस यही बचा हुआ था, वैसे तो सारा स्ट्रेस लो, अब इसके साथ खेलो भी। और पापा नहीं पूछता, क्योंकि कई बार पूछ चुका है, मम्मी के साथ तुम क्यों नहीं खेलते? वो खेलती नहीं है, क्योंकि मम्मी को इतने सारे काम है, मम्मी बोलती है तेरे को खाना बनाना है, तू खेल। 2 मिनट खेलती है, फिर बोलता अभी तू खेल, मैं आती हूँ। बट द चाइल्ड डजंट एंजॉय प्लेइंग विद द मॉम। और ये छोटा सा क्यूट बेबी को देखते ही पापा का थोड़ी थकान दूर हो जाती है, इतना प्यारा बच्चा है, ठीक है ना, इतना क्यूट बेबी है। और पापा जी भी तो इसके लिए रहा है, मेहनत भी तो इसी के लिए कर रहा है, मीटिंग भी तो इसी के लिए अटेंड किया था। अच्छा, मीटिंग भी बच्चे के लिए अटेंड किया था? नहीं, हम सारा काम तो फिर बच्चे के लिए। तो पापा बोलता अब इतना नहीं कर सकता हूँ इसके लिए। पापा कहता डन, चल क्या खेलना है। ये थोड़ा पुराने जमाने का एग्जाम्पल है, लेटेस्ट एग्जाम्पल नहीं है। तो भाई क्या खेलना है? तो छोटू खेलता है चोर पुलिस। आजकल भी शायद चोर पुलिस हम मोबाइल में खेल ले, वी डोंट नो। उस जमाने में तो मोबाइल ही नहीं था। तो छोटू कहता है चोर पुलिस खेलना, पापा कहता है हे भगवान, अब इसको इस समय रात के 10 साढ़े 10 बजे चोर पुलिस। पापा कहता है डन। क्वेश्चन, जवाब दीजिएगा, चोर कौन बनेगा? लुक एट द लिटिल वन। ये लेटेस्ट है, लेकिन पुराने ख्यालातों वाली है, ठीक है? मतलब कुछ चेंज नहीं हुआ ज्यादा, आई मीन एज एक्सपेक्टेड। क्योंकि छोटू ने टीवी में या समाज में पुलिस को ग्लोरीफाइड किया है, पुलिस में पावर है, पुलिस में शक्ति है, पुलिस कुछ भी कर सकता है। चोर तो बेचारा है, डरेगा, सहमेगा, एंड ही वांट्स टू एंजॉय, ठीक है? पापा ने कहा डन, इसके लिए चोर नहीं बनूंगा तो फिर क्या बनूंगा, चल डन। अब खेल शुरू, पापा ने जैसे ही हामी भरी, डन। और पापा ने ही उसको वो पुलिस का ड्रेस खरीद के दिया था, फैंसी ड्रेस कंपटीशन के। ओ द लिटिल वन रशेस, वो पुलिस का वो खाकी वाला जो ड्रेस होता है पहन लेता है, कैप लगाता है, टॉय गन रखता है, विसिल, वो छड़ी, एंड द गेम स्टार्ट्स। जैसे ही छोटू ने वो पुलिस का ड्रेस पहना, पावर आ गया। आई मीन ही वांट्स टू एंजॉय, ठीक है ना, उसको पावर आ गया, उसकी भाषा चेंज हो गई, उसका कॉन्शियसनेस, उसकी पर्सनालिटी, एवरीथिंग चेंजेस। और पता है वो क्या कहता पापा को? ये नाटक नहीं करना, अंदर कर दूंगा, जानता नहीं है मैं कौन हूं। और जैसे छोटू स्लैश पुलिस डराए, पापा स्लैश चोर डरे। और पापा कहते ना, नहीं 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 पुलिस अंकल, मैंने कोई गलती नहीं की, मैंने कोई चोरी नहीं की। जितना पापा स्लैश चोर डरे, उतना छोटू स्लैश पुलिस को डराने का मजा आए।
और ये डरने और डराने के होल प्रोसेस में अगर पापा ना डरे तो पता है छोटू क्या बोलेगा, मेरे को नहीं खेलना आपके साथ। अरे यार मजा ही नहीं आ रहा है, मैं डरा रहा हूं आपको और आप डर ही नहीं रहे हो। मजा तो तब आएगा ना जब सामने वाला डरे। और माता पिता तो ऐसे ही नाटक में भी उसको बच्चे को खुश करने के लिए हम करते हैं। तो पापा तो बच्चे की खुशी चाहता है, पापा और सहमे और डरे और घबराए और मीक बने और सीपिश बने, छोटू और डराए और दम दिखाए और पावर दिखाए। एंड दैट प्रोसेस ऑफ डरना डराना रीचेस इट्स क्लाइमैक्स। और वो छोटू इतना उस रोल की कॉन्शियसनेस में आ जाता है कि वो पापा स्लैश चोर को डराने के प्रोसेस में वो पापा को शो करता है, थोड़ा धक्का मारता है, क्योंकि आई मीन ही इज अ पुलिस। और वो जो धक्का है अनफॉर्चुनेटली गलती से एक्सीडेंटली धक्का गेट्स कन्वर्टेड इनटू अ बिग टाइट स्लैप ऑन पापास फेस। वो चाटे के रूप में हो जाता, मारना नहीं चाहता था, वो धक्का मारना चाहता था, बट इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू, सचमुच अच्छी जोर से पड़ती है। आपने भी छोटेपन में खाया होगा छोटू का, मम्मी गोदी में उठाती है तो आई मीन इट वाज रियली अ बिग ब्लो, अच्छी जोर से पड़ती है उसको पापा को। प्रश्न पूछूं, पापा को गुस्सा आएगा या नहीं? एंगर इज एन इमोशन। देखना हम कैसे खेलते हैं एंगर के साथ। पापा को गुस्सा आएगा या नहीं? अच्छा, जितना या जितना मैंने सब, जितना मैंने लोगों से बात की एटलीस्ट इन द इंडियन ऑडियंस, परसेंटेज के हिसाब से मोर देन 80% ऑफ माई ऑडियंस, बहुत मम्मी पापा जो भी हैं, वो कहते हैं नहीं आएगा। हो सकता है 20% पापा को गुस्सा आ भी, पापा मम्मी जो भी हो, बट बाय एंड लार्ज एक मेजॉरिटी ऑफ द इंडियन ऑडियंस कहते नहीं आएगा। अब प्रश्न ये उठता है कि पापा को गुस्सा क्यों नहीं आएगा? आएगा तो वो तो बहुत नेचुरल है, नहीं आएगा बिकम्स लिटिल चैलेंजिंग, और उसके पीछे के भाव को समझना जरूरी है। तो जब मैं पूछता हूँ कि पापा को क्यों नहीं गुस्सा आएगा, तो बहुत अच्छे अच्छे जवाब मिलते हैं। एक जवाब मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। कई लोग कहते हैं कि मेरा बेटा है ना, इसीलिए गुस्सा नहीं आएगा। दूसरा, खेल है ना, रियल में तो है ही नहीं, जस्ट अ गेम, और वो तो गलती से ही हो गया होगा। तो पहले का मैं आपको तोड़ बताता हूँ, ठीक है? थियोरेटिकली तो इट मेक सेंस, बट प्रैक्टिकली हम वैसे जीते नहीं है। जब लोग कहते हैं कि मेरा बेटे नहीं तो किया, मेरी पत्नी, मेरी सासू माँ, मेरी बहू, वहां तो आपको कुछ नहीं होता है, वहां तो आ चढ़ जाता है, वहां तो बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। मेरा बच्चा छोटा करके यू हैव ऑल द एबिलिटी टू फॉरगिव दैट लिटिल वन, बट व्हेन इट कम्स डाउन टू माय वाइफ, जरा सोचिए, बहुत दोखलेपन में हम जीते हैं। थियोरेटिकली तो हमारे पास बहुत अच्छा अच्छा लॉजिक है, बट व्हेन इट कम्स डाउन टू प्रैक्टिकल, मेरा बेटा तो वैसे ही बोलो ना, मेरी पत्नी, मेरा पति, फिर क्यों नहीं होता है? अच्छा खेल है ना, तो जीवन भी तो खेल है। क्यों इतने सीरियस हो जाते हो? क्यों इतना अपने मन पे और दिल पर इतनी भारीपन ले लेते हो कि जीवन का ही खेल का वो जो मजा है वो खो देते हो? वेयर लाइफ इज लॉस्ट इन लिविंग, जीने के चक्कर में जीवन का जो भाव या उसका जो मजा है या उसका जो ऑब्जेक्टिव है, उसका जो पर्पस है, वही लॉस्ट है। फिर तो आपने लक्ष्य को ही भूल गए और चल रहे, कहां जा रहे हो पता नहीं। ऑब्जेक्टिव क्या है जीवन का, वो भी समझना बहुत जरूरी है। कई लोग बहुत अच्छे एग्जाम्पल देते हैं, उसके रीजंस देते हैं, मैं आपको उसका साइकोलॉजिकल रीजन बताता हूँ। पता है, पापा ने सचमुच का चाटा को एक्सपीरियंस करके भी पापा को गुस्सा इसीलिए नहीं आया, क्योंकि बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि पापा ने स्वयं को कभी चोर माना ही नहीं। मैं तो पापा हूं, ये तो खेल है। चाटे का भाव तो चोर पुलिस के लिए था, और वो पुलिस से थोड़ी ना चाटा खाया, वो तो मेरा बेटा है। पापा को हाई अवेयरनेस था कि मैं पिता हूं, मैं पिता हूं, खेल चल रहा है, एंड इट इज जस्ट अ गेम। वो गेम में वो शायद उस भाव में आ गया और गलती से लग गया। पता है हमारे साथ प्रॉब्लम क्या है? हम इमोशनल हीलिंग क्यों नहीं कर पाते या इमोशनल स्टेबिलिटी में क्यों नहीं रह पाते?
क्योंकि मैं आत्मा हूं, मां नहीं हूं, मैं पिता नहीं हूं, मैं पति नहीं हूं। बहुत ध्यान से सुनिएगा। वॉट यू हैव इज नॉट वॉट यू आर। आई हैव दिस ग्लास, आई हैव। जो आपके पास है वो आप नहीं है। आई हैव टू किडनीज। हेलो, आई हैव टू किडनीज। आई एम टू किडनी। ये तो समझ में आ रहा है ना। आई हैव टू आईज। एम आई दी आई। मेरे पास गाड़ी है, मैं क्या गाड़ी हूं? जितना ज्यादा आत्मिक कॉन्शियसनेस, प्रॉब्लम क्या होता है प्रैक्टिकल लाइफ में, उस आत्मिक कॉन्शियसनेस को छोड़कर हम मदर कॉन्शियस, वाइफ कॉन्शियस, महिला कॉन्शियस, पति कॉन्शियस, बिजनेसमैन कॉन्शियस, पिता कॉन्शियस, जहां उस रोल में आए, मैं पिता हूं और ये बच्चा मेरा नहीं सुन रहा है, इसका कल परीक्षा है, ये मान नहीं रहा है, गारंटीड है उस रोल में आपको वो क्रोध, क्योंकि अब आपका कर्तव्य बनता है, आपकी जिम्मेवारी बनती है उसका जीवन को संवारना। लेकिन आत्मिक लेवल में आपका कर्तव्य वो नहीं है, वो एक अलग डायमेंशन पर हमारा लाइफ चले जाता है। ये क्यों आत्मा को समझना जरूरी है और क्यों प्रैक्टिकली आपको 24 घंटे आत्मिक कॉन्शियसनेस को धारण करना जरूरी है? क्योंकि आत्मा का मूलभूत नेचर है सुख, शांति, आनंद, प्रेम, पवित्रता, ज्ञान और शक्ति। यही चाहिए। हेलो, उदाहरण दूं? सिंपल सा उदाहरण है। एक बार मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में हम प्रोग्राम कर रहे थे। इट वाज अ गर्ल्स कॉलेज, साउथ इंडिया की मैं बात बता रहा हूँ। सो मैंने गर्ल्स थे तो मैंने उनको ऐसे कैजुअली पूछा, बेटा आपको कौन सा ड्रेस पहनना अच्छा लगता है? बहुत ध्यान से सुनिएगा। तो उन्होंने कहा अंकल जीन्स एंड टॉप। मैंने कहा बहुत अच्छी बात, क्यों? तो उन्होंने कहा कंफर्टेबल है। तो मैंने कहा उससे क्या होगा? अब मनुष्य हर चीज कंफर्टेबल चाहता है। कंफर्टेबल ड्रेस, कंफर्टेबल माइक विच इज नॉट नाउ, कंफर्टेबल सिटिंग अरेंजमेंट। यही चीज आपको बाहर हम बिठा दें तो शायद बोलेंगे क्या अब हम चलते हैं भैया, इसके लिए थोड़ी ना आए हैं। ठीक है, बुरा मत मानिएगा। कंफर्टेबल गाड़ी, कंफर्टेबल कुर्सी, कंफर्टेबल घर, कंफर्टेबल जॉब, नौकरी, सच में बुरा मत मानिएगा। कंफर्टेबल पत्नी, आहा, कंफर्टेबल पति, कंफर्टेबल बच्चे, कंफर्टेबल सास। मैं सांस बोलता हूँ ना तो मेरी भी सांस चढ़ जाती है। अंतर नहीं है दोनों में, सांस और सांस। ठीक है, हर चीज मनुष्य कंफर्टेबल चाहता है। मैंने उस बच्ची को कहा चलो आप जीन्स एंड टी शर्ट कंफर्टेबल, सो क्या होगा? तो उन्होंने कहा मैं अच्छी दिखूंगी। अच्छा दिखाने वाली घड़ी, अच्छा दिखाने वाला चश्मा, अच्छा दिखाने वाला ड्रेस, अच्छा दिखाने वाला घर, इंटीरियर एक्सटीरियर। बुरा मत मानिए, अच्छा दिखाने वाली पत्नी, अच्छा दिखने वाले बच्चे। सर जिंदगी शो ऑफ है, दिखावा ही है ना, मेरा बेटा ऐसा, मैं, मेरा पति, मेरा घर, मेरा ये। बुरा मत मानिएगा, दिखा दिया आपने तो क्या होगा? उन्होंने कहा उससे ये होगा। एवरी टाइम आई आस्क तो क्या होगा, तो क्या होगा, तो क्या होगा, तो क्या। एक जगह जाकर गाड़ी रुक गई, थम गई, उसके बाद तो क्या होगा का उत्तर नहीं है। तो फिर उन्होंने कहा मैं खुश होंगी। तो खुशी होगा तो क्या होगा? खुशी होगा तो खुशी होगा, बस और क्या। तो फिर मैं शांत रहूंगी तो क्या होगा? यू नो, अल्टीमेट लाइफ का ऑब्जेक्टिव, इवन विद द जीन्स एंड टी शर्ट, इट इज हैप्पीनेस। Even with a marriage it is happiness, even with a good job it is happiness, everything that you and I doing, it all results into happiness. और happiness क्यों? happiness क्यों? क्योंकि आत्मा का मूलभूत नेचर ही वो उसी का बना हुआ है। इमोशनल हीलिंग का सबसे बड़ा अंडरस्टैंडिंग वो यही है कि हम खुद अपने आप को हील कर सकते। वो हीलिंग शक्ति है मेरे अंदर, बस उसको उभारना है। उसको अपने 24 घंटे के व्यवहारिक जीवन में, बच्चे के साथ, पति के साथ, पत्नी के साथ, समाज के साथ, गाड़ी चलाते हुए, कितनी
कितनी अच्छी ट्रैफिक, आहा, आत्मिक लेवल पर ऑपरेट नहीं कर रहे हो आप, इस लेवल पर कर रहे हो। ये दुनिया ऐसी है, लोग ठीक नहीं, आप पॉलिटिशियन, राजनेता, एडमिनिस्ट्रेटर, ट्रैफिक पुलिस, आप उसके रोल को देख रहे हो, वो कॉन्शियसली आया ही नहीं है। और आप जितना मर्जी चिढ़ जाइए, जितने मर्जी आप गाली दे दीजिए, ट्रैफिक सुधरेगा नहीं सुधरेगा पता नहीं, और वो कब सुधरेगा, हम तो चाहते हैं सुधर जाए, बट एक चीज का गारंटी है, देन आई एम इन डिस्ट्रेस इमोशनली, आई एम नॉट एट ईज, आई एम नॉट एट पीस, आई एम नॉट स्टेबल नहीं हूं। और जहां वो इंस्टेबिलिटी है, गारंटीड है वो आपके शरीर को प्रभावित करेगी। देयर इज अ माइंड बॉडी कनेक्ट। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं वो जो रोल कॉन्शियसनेस से हट करके मैं सोल कॉन्शियस, क्योंकि इमोशन, कौन कौन से इमोशन है जो हमको तकलीफ देते हैं, जैसे गुस्सा है, गुस्से को दूर करने का दवाई ही है शांति। शांति खाइए, शांति सोचिए, शांति पहनिए, शांति के आधार से जीवन जिए, माना गुस्सा रहेगा ही नहीं। इस संसार में जितने भी इमोशनली या मेंटल चैलेंजेस है, राइट फ्रॉम स्किज़ोफ्रेनिया टू ओसीडी, ओसीपीडी, जो जो भी आप नाम दे, बाइपोलर केस, एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ हैलुसिनेशन, डेल्यूजन, बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं, ठीक है ना। सबका एक ही आधार है, शुरुआत। और पता है शुरुआत क्या है? आई लैक, द कॉन्शियसनेस ऑफ लैकिंग। मैं ठीक नहीं हूं, मुझसे कोई प्यार नहीं करता, मैं अकेला हूं, मैंने इनके लिए कितना किया, मुझे कुछ नहीं मिला, कमी है, ये कम है, ये भी कमी है। तो मैं अच्छा नहीं हूं, मैं गोरा नहीं हूं, मैं पतला नहीं हूं, मैं मोटा हूं, मैं ये हूं, मेरे को बुद्धि नहीं है, मैं इंजीनियर नहीं हूं, गए काम से। ये थॉट प्रोसेस अगर है कि आई एम नॉट कंप्लीट, इसीलिए भगवान बहुत जरूरी है इमोशनल हीलिंग में। क्योर वो कैसे करता है? वो आकर कहता है तुम जो हो, जैसे हो, मेरे हो, बहुत अच्छे हो, सोचो तो सही। आप इसको लेकर के सोच रहे हो ना, ये ठीक नहीं है। आत्मा तो शांत स्वरूप भरपूर है, फैक्ट्री सेटिंग करके भेजा था, और बचपन में से फिर अभी तक बहुत गड़बड़ हो गया, हमारा बिलीफ सिस्टम ही सब गड़बड़ कर दिया। ईश्वर परमात्मा आकर वो बचपन के उस बिलीफ सिस्टम को बहुत अच्छी तरह उभार कर आपको बताता है, बच्चे इसको इवेल्युएट करो, किस किस मानसिक अवस्था के साथ, किस थॉट प्रोसेस के साथ, और क्या बिलीफ सिस्टम के साथ आप आज के वर्तमान जीवन को जी रहे हो। इट्स सो आउटडेटेड, इट्स सो रूडिमेंटरी, इट्स सो पुराना। आपको मैं बस एक ही मैं उदाहरण देता हूं, दो उदाहरण। और आध्यात्मिक जीवन का अर्थ ही ये है कि एक नई सोच, एक नई मान्यता, मैं आत्मा हूं, मेरे पास कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं है, और आप प्रूव करने को बोलोगे तो भी मैं नहीं कर सकता हूं, लेकिन मैं शरीर हूं की मान्यता से मेरे को क्या प्राप्ति हुई, और मैं आत्मा हूं कि कॉन्शियसनेस से मुझे क्या प्राप्ति हुई। आप मार्केट में जाइए, दो चीजें खरीदिए, दोनों का 5-5 रुपए, आप देखोगे भाई किसका ज्यादा क्वालिटी अच्छा है, वही लोगे ना। तो मैं शरीर हूं, मैं आत्मा हूं। किससे हीलिंग हो रहा है, किससे मेरे जीवन में जो एक्सटर्नल चैलेंजेस है वो उनको मैं कंट्रोल नहीं, मैं अपनी वाइफ को नहीं कंट्रोल कर सकता हूँ, बच्चे को नहीं कंट्रोल, उनको बता सकता हूँ, उनको समझा सकता हूँ, इतना ही है मेरा कंट्रोल। अब वो समझ ही नहीं रहा है, तो मेरा समझाने का तरीका भी चेंज हो रहा है। अब क्या उससे मेरे को मन की शांति और रात की नींद आ रही है? मैं तो बहुत ऑब्जेक्टिवली चीजों को देखता हूँ, बहुत रैशनली। मुझे याद आता है हम दिल्ली में कार्यक्रम कर रहे थे, डिफेंस के ऑडियंस थे, तो मैंने उनको ऐसे जैसे मैंने कहा ना, ओम शांति, प्यार से बोलो, मुस्कुरा के बोलो, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, सब किया। मैंने ऐसे कैजुअली पूछ लिया, आप लोग कैसे हैं, सब ठीक है, कुशल मंगल है, एंड मैंने एक स्टेटमेंट कहा, हाउ इज योर लाइफ, पूछते ना आपका जीवन कैसे है, सब ठीक चल रहा है, हाउ इज योर लाइफ। तीन उत्तर हो सकता है दोस्तों। उत्तर नंबर एक, गुड। गुड में सब आ गया, ब्रिलियंट, ऑसम, मैग्निफिसेंट, सुपर, ब्यूटीफुल, सब अच्छा अच्छा। एग्जैक्टली ऑपोजिट, नॉट गुड, थोड़ा टेंशन है, थोड़ा चिंता है, थोड़ा भय है, थोड़ा इनसिक्योरिटी है, थोड़ा पता नहीं क्या होगा, थोड़ा मूड ऑफ होता है। तीसरा, कभी खुशी कभी गम, हमेशा गुड नहीं, हमेशा बैड नहीं, चलता है, अनुभवी है, ठीक है, ठीक है, चलता है।
कभी अच्छा है, कभी नहीं है। मौसम भी परिवर्तन होता है, दिन और रात होती है, तो जीवन भी सुख और दुःख का ही खेल है। क्या बहुत अच्छा। मैंने कहा जिनका गुड है वो हाथ ऊपर उठाओ। आपको नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि अगर आपको कहूँगा तो पब्लिक में तो सबका ही सुपर गुड है। सोशल मीडिया में देखो, व्हाट्सएप में डीपी देखो तो लगता स्वर्ग अभी है। थॉट्स तो इतने अच्छे अच्छे चलते, दुनिया का हाल बेहाल है, लेकिन सोशल मीडिया में स्वर्ग अभी है। पति पत्नी का डीपी देखकर बोलते तुम ऐसी दिख, और तुम्हारे विचार इतने श्रेष्ठ। अब वास्तविकता में और बहुत अंतर होता है, क्योंकि वी ट्राई टू शो टू द होल वर्ल्ड द बेस्ट पिक्चर ऑफ गिरीश। वास्तविकता अंदर कुछ भी हो सकता है। तो मैंने कहा हाथ मत ऊपर उठाइए। आप लोग को कहा, वहां पे मैंने उनको कहा जिनका गुड है हाथ ऊपर। काफी लोगों ने उठाया। मैंने कहा मैं डाउट नहीं कर रहा हूँ, बस जानने का प्रयास कर रहा हूँ, इच्छा है, थोड़ा इंक्विजिटिव है। जिनका गुड है, जिन्होंने भी हाथ ऊपर उठाया, क्यों और कैसे गुड है वो बताइए, जानने की इच्छा है। तो वहां पे एक सीनियर ऑफिसर थे, उन्होंने कहा मैं बताता हूँ आपको। मैंने कहा प्लीज गो एड। उन्होंने कहा 5 कारण है मेरा लाइफ गुड है। मैंने कहा बताइए। पहला कारण उन्होंने कहा गिरीश जी माई लाइफ इज गुड बिकॉज माई वाइफ इज गुड। और इस भाग वाले जितने मुस्कुरा रहे हैं ना, थोड़े पीड़ित हैं। मैं समझ रहा हूं कि आप ये बोल रहे यार ऐसे कैसे हो सकता है भाई, ये तो हमारी बहुत बड़ी चाहना थी और अभी तक हुआ ही नहीं। अच्छा जी। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा दूसरा कारण, उससे भी पावरफुल स्टेटमेंट उन्होंने कहा माई लाइफ इज गुड बिकॉज माई चिल्ड्रन गुड। और फर्दर ही एक्सप्लेन, मेरा जो छोटा बच्चा है ना, खुद अपने आप उठ जाता है सुबह, खुद स्नान कर लेता है, खुद स्कूल का सब ड्रेस तैयारी कर लेता है, खुद नाश्ता कर लेता है, खुद स्कूल का बस पकड़ लेता है। वो स्कूल से आने के बाद खुद वापस हाथ पैर मुंह धो के, ड्रेस चेंज करके, खाना खाकर, सोकर, होमवर्क करके फिर ही टीवी देखता है। तो जब वो ऐसा कह रहे थे ना, बाकी सब जो लोग थे ना वो उनको ऐसे देखने लगे। और एक ने तो पूछ भी लिया, भैया ऐसे बच्चे कैसे पैदा करते हो? तो उन्होंने कहा सीक्रेट है, नहीं बताऊंगा। ये तो और मजे की, ये तो और मजे की बात है। ऐसे बच्चे कैसे हो गए यार, हमारे तो सुनते ही नहीं है, मानते नहीं है, पढ़ते नहीं है, और इनके तो सब खुद कर लेते। एनीवे anyway, उन्होंने कहा तीसरा कारण माई लाइफ इज गुड क्योंकि फाइनेंशियली आई एम गुड। फाइनेंशियली आई एम गुड मतलब धन संपत्ति, बैंक बैलेंस, इंश्योरेंस, गोल्ड, इन्वेस्टमेंट, प्रॉपर्टी सब है। कुछ भी ऊपर नीचे होगा तो मेरे पास इनफ ऑफ रिजर्व्स है। चौथा कारण उन्होंने कहा माई लाइफ इज गुड बिकॉज मेरे घर परिवार वालों के साथ मेरे संबंध भी अच्छे हैं और उनका हेल्थ भी अच्छा है। सर्दी खांसी होता रहता है, लेकिन ऐसा कैंसर और हार्ट अटैक और फिर डिप्रेशन ऐसा कोई बीमारी नहीं है। और पांचवा कारण उन्होंने कहा माई लाइफ इज गुड बिकॉज माई बॉस इज गुड। ठीक है, मतलब सासू माँ इज गुड। ठीक है, बॉस ही है वो। मालिक हाँ हाँ ही बोलना पड़ता, वो जो कहे। तो मैंने वो साहब को प्रश्न पूछा, आपको प्रश्न पूछूं? शायद अगर मैं आपसे भी पूछता तो हमारा भी उत्तर इन्हीं रिवॉल्व करता। घर भी ठीक है, धन संपत्ति भी, फ्यूचर भी, बच्चे भी सब सेटल हो गए हैं, तो इनके ही अराउंड हमारा भी उत्तर होता, सब अच्छा है मतलब हमारा लाइफ गुड। तो मैंने वो साहब से प्रश्न पूछा, मैं आपको पूछता हूँ, पूछूं? मैंने वो साहब को कहा सर अगर यही सब चीजें जानकारी प्राप्त करनी होती तो मैं बहुत स्पेसिफिकली आपको पूछता आपकी पत्नी कैसे हैं, बच्चे कैसे हैं, ऑफिस का काम कैसे है, धन संपत्ति कैसे, हेल्थ कैसा। लेकिन मैंने ये नहीं प्रश्न पूछा। मेरा प्रश्न क्या था? हाउ इज लाइफ। मैं पूछ रहा हूं लाइफ, आप बता रहे हो वाइफ। मैं पूछ रहा हूं लाइफ, यू आर टेलिंग मी अबाउट चिल्ड्रन। तो पता है उन्होंने क्या बोला? यही तो लाइफ है। मैंने कहा रो के क्यों बोल रहे हो, खुशी से बोलो ना, यही तो लाइफ है। आप इतने परेशान क्यों हो रहे हो? तो मैंने कहा सर आपकी लाइफ आपका होना चाहिए या इन पर निर्भर करना चाहिए? अगर किसी कारणवश अगर वाइफ ऊपर नीचे तो फिर हम भी ऊपर नीचे, बच्चा ऊपर नीचे या हेल्थ ऊपर नीचे तो फिर हम भी परेशान हो जाएंगे। मेरा जीवन, मेरा चॉइस, मेरी मर्जी पर होना चाहिए, मैं डिक्टेट करना चाहिए या इन पर निर्भर करना चाहिए? बताइए। माई लाइफ।
तो फिर उन्होंने प्रश्न मुझसे पूछा, आपको पूछ रहा हूं, उन्होंने कहा अगर ये सब लाइफ नहीं है तो फिर व्हाट इज लाइफ? व्हाट इज लाइफ? व्हाट इज लाइफ? प्रॉब्लम और बिगड़ा है, दुनिया अच्छी नहीं हुई है, दुनिया और कॉम्प्लिकेटेड हुई है, भीड़ और ज्यादा बढ़ा है, ट्रैफिक और हुआ है, कॉम्प्लिकेशन और बढ़ा है, इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द होल ग्लोबल वर्ल्ड हैज चेंज, पोल्यूशन और ज्यादा बढ़ा है आज 25 साल से पहले, महंगाई 25 साल से पहले और ज्यादा बढ़ा है, यस और नो? लेकिन गिरीश भाई बहुत स्टेबल, काम, क्वाइट, रिलैक्स्ड, उसमें भी बढ़ोतरी हुई है। वो अंदर की दुनिया है और ये सब बाहर की दुनिया है। वो इसीलिए हुआ क्योंकि इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में विशेष हमारी बहनों ने ईश्वर परमात्मा ने जीवन की परिभाषा बताई। मुझे याद आता है, मैं काफी वर्ष पहले की बात है, हम गोपीचंद एकेडमी है हैदराबाद में, पुलेला गोपीचंद, उस समय तो पीवी सिंधु भी वहां प्रैक्टिस करती थी, और हम वहां उनके लिए प्रोग्राम करने गए, तो उन्होंने ना सब पेरेंट्स को बुलाया था। स्टेडियम ही है, बैठ के आप देख भी सकते हो, स्टेडियम मीन्स कोर्ट्स हैं, 8 कोर्ट हैं उनके, और बच्चे प्रैक्टिस करते हैं। तो एक जगह पे सभी माताओं, सॉरी सभी पेरेंट्स को बिठाया और कहा आप शुरू करो, और वो बच्चे खेल रहे थे, और भी छोटे छोटे बच्चे थे, उनको तो फ्री में छोड़ दिया। अब जब मैं लोगों से बात कर रहा हूँ तो वो जो पेरेंट्स थे उन्होंने कहा ये बच्चों को पहले बोलो बंद करने के लिए, इतना हल्ला कर रहे हैं, हम ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। मैंने कहा, एक बच्चे ने आकर नहीं कहा अंकल आपकी आवाज हमको डिस्टर्ब कर रही है। ज्यादा जोर से मैं बोल रहा था, माइक सिस्टम मेरे पास था, वो बच्चे भी हल्ला कर रहे थे, एक भी बच्चे ने आकर नहीं कहा अंकल थोड़ा धीरे बोलो ना यार, हम डिस्टर्ब हो रहे हैं। क्योंकि बच्चा खेल में इतना इन्वॉल्व है, वो इतना, और शायद हम बड़े होते 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 हमारा ध्यान भटकाव में ज्यादा जीता है। इसीलिए प्लीज मेडिटेशन प्रैक्टिस करिए कि मुझे अपने विचारों को, अपने इमोशंस को अभी ध्यान रखना, अगले 5 मिनट तक कुछ भी हो, बट इट नीड्स प्रैक्टिस। आप बोलेंगे ऐसे कैसे कर सकते, फिर मैं पूछूंगा ऐसे गुस्सा कैसे कर सकते, आप बोलेंगे तो नेचुरल है, तो मैं कहूंगा ध्यान लगाना भी नेचुरल है। आप प्रैक्टिस कर करके चिंता कर रहे हो, डिस्टर्ब हो रहे हो, हम प्रैक्टिस कर करके अपने मन को शांत, इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस, थोड़ा सा एफर्ट देना है, एंड इट विल बिकम नेचुरल। आज आप गाड़ी चलाते हैं, 15-20 साल से गाड़ी चला रहे हैं, आप बात भी कर रहे हैं, आपको ध्यान भी नहीं रहता, आपने कब गियर चेंज कर दिया, कब आपने क्लच दबा दिया, कब आपने ब्रेक लगा दिया, कब आपने इंडिकेटर, यू नो इट इज कॉल्ड एज मसल मेमोरी। यहाँ का भी एक मेमोरी है, हर चीज का मेमोरी होता है। इतना नेचुरल हो गया है, बार 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 करते 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 आपको बहुत कॉन्शियसली अटेंशन नहीं देना पड़ता। जिस दिन आप पहली बार गाड़ी चला रहे थे तो बहुत कॉन्शियसली आपने दिया, अच्छा कौन सा गियर में गाड़ी, अच्छा 1 में, स्पीड कितना है, ओके 2 में, अब 3 में करूँ, देखते थे आप गियर को, क्लच को, स्पीडोमीटर को कि कौन सा है। अभी तो आपको गाड़ी का इंजन के आवाज से ही फील हो जाता है कौन से गियर में है गाड़ी, यस और नो, एंड इट्स सो नेचुरल, एफर्ट भी नहीं करना पड़ता। जीवन की पहली परिभाषा चाहिए, इमोशनल हीलिंग का दुश्मन नंबर 1 यही है, कोई और मुझे इमोशनली डिस्टर्ब कर रहा है, मान के चलिए वो गलत है, द बिलीफ इटसेल्फ इज रॉन्ग, क्योंकि मम्मी ने बचपन से डाला। चाहिए, मिलना, हैविंग, दूसरा डेफिनेशन ये और कॉम्प्लिकेटेड है दोस्तों। मैं 10वीं 11वीं में तो थोड़ी समझ आ गई, मम्मी पापा ने पता है मुझे क्या कहा, तू बड़ा होकर क्या करेगा, मैंने कहा कुछ भी चलेगा। फिर से हार्ट अटैक, किडनी अटैक, लिवर अटैक, दूसरी बार, कुछ भी नहीं, डॉक्टर, इंजीनियर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, लॉयर, बिजनेसमैन। सेकंड डेफिनेशन, बनना। हैविंग और डूइंग के चक्कर में एक चीज भूल गए, द बीइंग। किसको चाहिए खुशी, किसको चाहिए शांति, किसको चाहिए आनंद, आत्मा को चाहिए। आत्मा का मूलभूत स्वभाव ही वह है, और उसका जो तरीका है, कान से, नाक से, मुख से, आंख से, मन से खाकर नहीं हो सकता है। आई हील, मुझे हील करना है, और हीलिंग आत्मा करती है। और आत्मा कैसे करेगी, अपने आत्मिक स्थिति में बार बार बैठने का प्रयास करो, जस्ट बी इन द एक्सपीरियंस, कुछ करना नहीं है,
लोग पूछते क्या करें, क्या करें, क्या करें? जो कर रहे हो ना, बहुत कुछ कर रहे हैं हम लोग। ये करना मीन्स यू आर कर्म कॉन्शियस। मैं थोड़ी गहरी बात बता रहा हूँ। ये कर्म कॉन्शियस छोड़ो, सोल कॉन्शियस बनो। इन सब भटकाव से 2 मिनट, 2 मिनट जस्ट बी लाइक दिस। ऐसे ही मैं खुश हूं। क्यों? विदाउट एनी रीजन। कुछ अच्छा हुआ तो खुश नहीं, बुरा नहीं हुआ इसीलिए ना, ऐसे ही। आत्मा का ओरिजिनल नेचर, गुलाब की फूल की ओरिजिनल नेचर, खुशबू। वो कुछ करता थोड़ी ना है, वो अपने ओरिजिनल नेचर में रहता है। आपको मिल जाएगा, आपके घर परिवार वालों को मिल जाएगा ये खुशबू। आत्मिक स्थिति में रहिए।